नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और चीज़ों को रिवाइज़ भी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, एग्ज़ाम के आपके 20 सीरीज़ बचे हुए हैं, तो करंट अफ़ेयर का पार्ट 2 रहने वाला है हमारा आज। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया था, जो आपकी ग्रीन टर्न करंट अफ़ेयर है, लेटेस्ट करंट अफ़ेयर है, तो यहाँ से एग्ज़ाम में चांसेस होते हैं और नहीं ये होता है देखिए यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में कहीं न कहीं 7 से 8 क्वेश्चन तो आएँगे करंट अफ़ेयर के, ठीक है? चाहे नेशनल और उत्तराखंड दोनों मिला के। तो आपको इनको पढ़ना है, रिवीज़न करना है अच्छे से और अच्छे से जो इससे पहले भी आपने पढ़ा उसको रिवीजन के तौर पे मैं इसे करवाऊँगा ही। तो इसको एक बार देख लो क्योंकि 20-25 दिन पहले करंट अफेयर करना क्या होता है, एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाता है पूरा, ठीक है? बाकी अपना जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ते रहिएगा, बाकी यहाँ चीज़ें कवर हो जाएँगी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, इनका संबंध है आपका बैडमिंटन से, ठीक है? अल्मोड़ा से आते हैं, कहाँ से आते हैं? ये अल्मोड़ा से आते हैं, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। कभी-कभी ना नेटिव जो विलेज होता है वो भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो इनके द्वारा सिडनी, सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे अभी आपका सुपर 500 खिताब हुआ था और इनके द्वारा जीता गया और ये अपनी सबसे बड़ी ट्रॉफी हासिल की इनके द्वारा, ठीक है? साथ ही इनने फाइनल में अब कभी-कभी क्वेश्चन क्या होता है ये पूछ लिया जाता है कि किसको हराया था, ठीक है? तो जापान के यूसी तानाका थे, इनको सीधे इनके द्वारा हरा दिया गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो मेन आपको यही रखना है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 जो एक बैडमिंटन का खिताब है वो किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पवन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जीता रजत पदक। पहले क्वेश्चन देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें संबंध पूछा जाता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपसे कि आपको याद रखना है। जैसे लक्ष्य सेन का आपका बैडमिंटन हो गया, तो पवन जो है इनका संबंध है बॉक्सिंग से है, ठीक है? तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आते हैं, शिवपुरी गांव के निवासी हैं और पवन बर्थवा इनका नाम है। इनके द्वारा नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा, जो कि यूपी के अंतर्गत है, दिल्ली से लगा हुआ है, एनसीआर में आता है, तो यहाँ पे एक प्रतिष्ठित अवार्ड, प्रतिष्ठित बॉक्सिंग कप, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप चल रहा था, इनके द्वारा यहाँ पे रजत पदक जीता गया है। तो याद रखना, गोल्ड हो गया, रजत हो गया और कांस्य हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके द्वारा ये यहाँ पे जीता गया है। कैटेगरी कौन सी थी? 55 कैटेगरी थी, यहाँ पे 55 केजी की कैटेगरी थी और इनके द्वारा वर्ग में खेलने वाले भारतीय सेना के मुक्केबाज पवन, और ये भारतीय सेना में भी यहाँ पे हैं, ठीक है? तो आपको एक यहाँ पे याद रखना है। अगला है यहाँ पे, शिक्षा मंत्री को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। अब देखिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? कल मैंने जब कैबिनेट मिनिस्टर बताए थे तो वहां पे आपको बताया था धन सिंह रावत जी क्या है, उत्तराखंड के अभी यहाँ पे शिक्षा मंत्री है, ठीक है? एजुकेशन मिनिस्टर है। तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं जो डॉक्टर धन सिंह रावत जी, तो इनको भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान सिल्वर एलि एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है, ठीक है? यह पुरस्कार इन्हें स्काउटिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं युवाओं को अनुशासन व देशभक्ति के प्रयासों के लिए यूपी की राज्यपाल, जो यूपी की राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की? आनंदीबेन पटेल है, ठीक है? ये पहले गुजरात की सीएम भी रही हुई है, तो बैकग्राउंड में आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो इनके द्वारा इनको प्रदान किया गया धन सिंह रावत जी को, ठीक है? सिल्वर एफिलिएट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तराखंड की पहली एआई नीति। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी एआई का टाइम चल रहा है, तो एग्जाम कहीं ना कहीं एग्जाम में भी क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, अपनी पहली, ये याद रखना, अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई कहते हैं, नीति का ड्राफ्ट जारी कर दिया। क्या कर दिया गया है? ड्राफ्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? अब लक्ष्य के बारे में बताऊं क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहां पे लक्ष्य पूछ लेगा। इसमें क्या पहला है, पर्वतीय और दूरस्थ गांवों तक डिजिटल सुविधाओं को तेजी से पहुंचाना और राज्य को भविष्य की तकनीकी राजधानी के रूप में स्थापित करना। ये मेन इसका क्या है, लक्ष्य यहाँ पे रहने वाला है। किसका? उत्तराखंड की जो एआई नीति है उसका है। अब इसमें कुछ बिंदु हैं, 7 सिद्धांत दिए हुए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। तो इन 7 सिद्धांतों पर काम करेगा एआई मिशन। पहला है टेलीमेडिसिन, दूसरा है ई लर्निंग, जैसी जैसे टेलीमेडिसिन जो चीजें होती हैं, ई लर्निंग जैसी मौजूदा योजनाओं में एआई जोड़कर आगे इसे सरकारी सेवाओं में रीड बनाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि एआई से क्या कि चीजें आसान हो जाएंगी। आपको एक जगह पूरा डेटा मिल जाएगा, एक जगह आपको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है? दूसरा है दूरस्थ पहाड़ी गांव। अब उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी के लिए 86% पहाड़ी राज्य है। तो यहाँ पे क्या है, जो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र है, जो बैकग्राउंड में बहुत बैकवर्ड है, जहाँ पे ये भी चीजें नहीं, जहाँ बेसिक सुविधाएं जहाँ पे अभी भी नहीं है, तो उसके लिए दूरस्थ पहाड़ी, बुजुर्ग और कमजोर समुदायों को एआई की मदद से बेहतर सेवाएं, जैसे दवाइयां वगैरह पहुंचाई जाएंगी, उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या चीज चल रही है करके। अगला है पर्यटन, स्वास्थ्य, शासन, कृषि, शिक्षा, जलवायु और शहरी विकास जैसी जरूरत वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता इससे मिलेगी। उसके साथ ही इंडिया एआई हिमालयी राज्यों, निजी कंपनियों और
शोध संस्थाओं के साथ मिलकर समाधान बनाए जाएंगे। ठीक है, ये इस डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन जो आ रहे हैं डिटेल में आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ युवाओं के लिए एआई स्किलिंग, रोजगार और स्टार्टअप अवसर मिलेंगे, बढ़ाएंगे ताकि राज्य में ही लोगों को करियर यहाँ पे मिल सके। एआई सिस्टम पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह होगा ताकि लोगों का भरोसा मजबूत यहाँ पे रहे। और एक लीन एआई मिशन और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा जहां हर विभाग अपने एआई पायलट प्रोजेक्ट चलाएगा। जैसे उत्तराखंड के जो भी डिपार्टमेंट पे, ठीक है, तो वहां पे एक लीन एआई मिशन चलाया जाएगा जिसमें हर डिपार्टमेंट की क्या होगी, अपनी क्या होगी, एक्सीलेंसी होगी, और वो क्या करेंगे, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन चीजों को एकत्र करेंगे और लोगों को यहाँ पे सुरक्षा और साथ ही जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। तो इसका ड्राफ्ट रेडी हो गया है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसके साथ ही देखिए 2030 का पहला, 2047 का दूसरा लक्ष्य। देखिए अब सरकार का, जो उत्तराखंड सरकार है, इसके दो लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है 2030 तक हमें चीजें, क्या क्या चीजें हमको अचीव करनी, उसके साथ ही दूसरा फिर 17 साल बाद, अभी आप यहां से मान सकते हैं 20 साल का रोड मैप पूरा तैयार किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा पीएम मोदी के द्वारा भी बोला गया था कि हम भारत को 2047 तक देख रहे हैं कि विकसित कैसे चीजें करनी है करके। तो उसी के तरफ में उत्तराखंड भी क्या कर रहा है, अब सेम चीजें होती है, सेंटर में जिसकी सरकार है, स्टेट में भी सेम वही फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर सरकारें सेम होती है तो डबल इंजन की सरकार अगर है तो यहाँ पे उत्तराखंड ने बोला है कि प्रदेश में 2030 तक इंटरनेट उपलब्धता 78 से लेकर 100% करनी है। अभी क्या है, उत्तराखंड में 78% है। ठीक है, इसको 2030 तक, इसको याद रखना, ये आपका 100% करने का टारगेट है इंटरनेट को। और 2047 तक 130% तो हम बढ़ाने का प्रयास सरकार का यहाँ पे रहने वाला है। स्मार्टफोन का प्रयोग 65 से बढ़ा के 90%, ऑलमोस्ट सबके पास स्मार्टफोन है आजकल। ठीक है, हर चीज आपने देखा होगा डिजिटल हो रहा है और चीजों से प्रोवाइड की जा रही है। तो उसका ही सरकार का टारगेट है कि 2030 तक हम लोग जो 65% से बढ़ाकर 90% स्मार्टफोन का उपयोग करेंगे चीजों के लिए। और डिजिटल साक्षरता में 40 से बढ़ाकर 80%। अभी डिजिटल साक्षरता के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, तो एआई वगैरह भी इसके ऊपर काफी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सभी ग्राम पंचायत तक भारत नेट की पहुंच, अब जो भारत नेट चल रहा था ना, ये सभी ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का यहाँ पे सरकार का यहाँ पे रहने वाला है 2030 तक, इसको याद रखना। पहाड़ों में पीपीपी मॉडल, जो पब्लिक पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप मॉडल है ना, उसके ऊपर काम कर रहा है। मतलब सरकार का भी और प्राइवेट का भी, दोनों का पार्टनरशिप रहेगा। ठीक है, तो भागीदारी तीनों की रहेगी। तो पीपीपी मॉडल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें क्या होगा, नेटवर्क विस्तार होगा, गरीबी परिवारों को, जो गरीब परिवार है उनको सस्ते स्मार्टफोन दिए जाएंगे, और डेटा के साथ ही साक्षरता अभियान यहाँ पे चलाया जाएगा। 2030 तक जो कंप्यूटर क्षमता है 775 से लेके 2047 तक 75 करने का यहाँ पे टारगेट सरकार का रहने वाला है। कि यहाँ पे जो डेटा सेंटर होंगे इनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे इनको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देखें ना। इसके साथ ही परम गंगा सुपर कंप्यूटर का अधिक उपयोग किया जाएगा, राज्य डेटा सेंटर का विस्तार किया जाएगा, विश्वविद्यालय में विभागों में कम लागत वाला एआई हार्डवेयर लगाया जाएगा, गढ़वाली, कुमाऊनी व हिमालयी पारिस्थितिकी डेटा का स्थानीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना। गढ़वाली, कुमाऊनी व हिमालयी पारिस्थितिकी डेटा का स्थानीय डेटाबेस तैयार होगा। प्रदेश में 2030 तक 3 और 2047 तक 7 एआई इनोवेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो यहाँ पे। 2030 तक तो सरकार का लक्ष्य है 3 एआई इनोवेशन सेंटर बनाएंगे, और 2047 तक हम यहाँ पे 7 उसको बढ़ा के कर देंगे करके। ठीक है, पूरे प्रदेश के अंतर्गत की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? इसी प्रकार 2030 तक 15 व 2047 तक 30 एआई इंक्यूबेशन सेंटर, ये भी याद रखना। यहाँ पे क्या थे, एआई इनोवेशन सेंटर थे। इनोवेशन 2030 तक 3 और 2047 तक यहाँ पे 7, जैसे याद रख लो। 2030 है ना, 3 हो रहा है यहाँ पे 7 है तो 7 बनेंगे। इसी के साथ ही जो एआई इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है, वो सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 15, 2047 तक 30, इसका डबल कर देंगे, ऐसा यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए दून व रुड़की में एआई इनोवेशन लैब, आईआईटी रुड़की में स्टार्टअप इंक्यूबेशन बनेगा, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा पहचान व स्पीच मॉडल विकसित होगा, ये भी याद रखना। इस सरकार का टारगेट यहाँ पे रहने वाला है, जो यहाँ पे 2030 का पहला और दूसरा लक्ष्य यहाँ पे सरकार ने रखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या शॉर्ट नोट्स आप लोग बना रहे होंगे इसके साथ ही। ठीक है, अगला है दिवाकर भट्ट का निधन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्सनली न्यूज में क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो उत्तराखंड के जो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी थे और पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है आपके दिवाकर भट्ट जी, इनका 25 नवंबर 2025 को निधन हो गया है, और ये 79 वर्ष के थे यहाँ पे। ठीक है, तो इनके द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं ये, इसको आपको याद रखना है। और इनके द्वारा राज्य निर्माण में उनके योगदान, संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। साथ ही जो नेता इंद्रमणि बरौनी जी हैं, उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो इंद्रमणि बरौनी है ना, ने उन्हें
फील्ड मार्शल की उपाधि यहाँ पे दी थी, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। जाके इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इनका बैकग्राउंड इतना याद रखना है कि ये राज्य अन्न का ही रहे हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। और फील्ड मार्शल की उपाधि किसने दी थी ये भी आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मसूरी में भू भौतिकी वेधशाला का शिलान्यास, कहां पर? मसूरी में। तो भूविज्ञान एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म के तत्वावधान में क्या हुआ है यहाँ पे, केसर हिल स्टेट्स स्टेट जो आपका केसल हिल स्टेट्स स्थित सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में भूभौतिकी वेधशाला मल्टी पैरामेट्रिक जियोफिजिकल ऑब्जेक्ट्री का क्या कर दिया यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। कहाँ पे? मसूरी में किया गया है। वेधशाला आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाओं सहित अन्य क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी। इससे क्या होगा, ये चीजों को अलर्ट कर देगी और यहाँ पे कुछ भी गतिविधियां होंगी इसके लिए सरकार या लोगों को क्या कर अलर्ट यहाँ पे किया जाएगा। इस वेधशाला का निर्माण होने से हिमालय की विभिन्न प्रक्रियाओं, एटमॉस्फेरिक प्रक्रियाओं की जानकारी में मदद मिलेगी, वह ग्लोबल प्रक्रियाओं में या डेटा उसके लिए वैल्यू एडिशन काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कहाँ पे खुला है, ये मसूरी में यहाँ पे बना हुआ है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड में 4 सालों में 6282 ने किया रिवर्स पलायन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसको, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस बार। देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ है इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में ना सचिवालय में एक मीटिंग हुई थी जिसमें बोला गया ग्रामीण विकास और पलायन निवारण आयोग, ये सबको पता है इसका नाम चेंज हुआ था पहले। ठीक है, नया नाम इसका क्या है, ग्रामीण विकास और पलायन निवारण आयोग। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया यूपी पेपर एससी ने। ठीक है, तो इसकी 10वीं बैठक जब हुई थी तो उसमें राज्य में हुए रिवर्स पलायन। रिवर्स पलायन क्या होता है, लोग जैसे पहले क्या था कि आपने देखा होगा कोरोना से पहले तक उत्तराखंड के जो गांव खाली के खाली हो रहे थे, यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे। बट 2020 के बाद जो कोरोना लगा उसके बाद लोग गांव की तरफ आए, तो अब यह रिवर्स पलायन हो रहा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब लोग क्या है फिर से अपने पहाड़ अपने गाँव की तरफ पलायन मतलब आ रहे हैं यहाँ को। ठीक है, रिवर्स पलायन यहाँ पे कर रहे हैं। तो राज्य में हुए रिवर्स पलायन की रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया कि उत्तराखंड के वीरान गांव में फिर से बाहर लौट रही है, मतलब लोग फिर से आ रहे हैं गांव में। आपने खुद देखा होगा आपके जो आसपास गांव होंगे, जो पुराने घर थे जहां झाड़ियां हो रही थी, लोग कहीं रहते ही नहीं थे, सफाई भी नहीं थी, और वहां पे प्रॉपर क्या हुआ है, जो पुराने घर है तो उनमें टीन डाल दिया गया, किसी ने होम स्टे में उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब लोग अपने गाँव की तरफ रहने, एटलीस्ट क्या हो रहा है, अगर लोग कोई बाहर भी काम कर रहे हैं ना तो वो साल में 2 महीने 1 महीने, जैसे गर्मी का टाइम अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अप्रैल के मई जून में आप क्या होगा, जो प्लेन समय गर्मियों की छुट्टियां होंगी, बहुत गर्मी पड़नी स्टार्ट हो गई है, तो लोग अपने गाँव में रह रहे हैं। ठीक है, पहाड़ों में ठंडी हवा मिलती है तो अब गाँव में रहे, चाहे बाद में वो जा रहे हैं, बट अब ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले गए हैं। अब क्या है, अगर बाहर जा भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वापस अपने गाँव आ रहे हैं, पूजा पाठ करने आ रहे हैं या शादियों में आ रहे हैं, रहने भी आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो पलायन निवारण आयोग की रिवर्स पलायन रिपोर्ट सर्वे के अनुसार गांव से पलायन करने वाले कुल 6282 प्रवासी अपने गांव लौट गए। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना, क्योंकि 6282 लोग वापस अपने गांव की तरफ लौट गए। ये तो एक सरकार का डेटा है, अभी बहुत जगह ये होगा डेटा सरकार के पास नहीं होगा, बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं, ये तो सरकार के पास एक डेटा मिला हुआ है। अब बहुत क्या होता है ना, डेटा नहीं भी मिल पाता है, बहुत बार लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे अधिक, इसको याद रखना, ठीक है, 43% 25 से 35 आयु के वर्ग के प्रवासी हैं। ये जो वो हैं जो काम के लिए बाहर गए थे या इनने अपना स्वरोजगार अपने गांव में शुरू कर दिया, अपने लोकल मार्केट में शुरू कर दिया है, तो ये जो एज ग्रुप है ना वो 25 से 35 साल के ज्यादा युवा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब कृषि, पशुपालन, पर्यटन, स्वरोजगार अपनाकर गांव की मिट्टी में जड़ जमा रहे हैं। मैंने कहा ना, आप यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कीवी, आपने मैंने तो हमारे आसपास के गाँव में देखा है, कीवी के बड़े बड़े बागान लग गए हैं, सेब के बागान यहाँ पे लग गए हैं। लोगों ने क्या कर दिया है, अच्छी खासी गाय लाके 10-15 गाय लाके डेयरी खोल दी है अपनी, वहां पे कुछ काम वाय रख ले, कुछ अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम हो रहा है। स्वरोजगार के जैसे पर्यटन में है, होम स्टे खोल दिए हैं लोगों ने। ठीक है, कहीं पे अपने होटल वगैरह खोल दिए हैं, तो गांव में फिर से यहाँ पे लौट रहे हैं। पलायन निवारण आयोग की रिवर्स पलायन की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार गांव में पलायन करने वाले कुल 6282 प्रवासी अपने गांव लौटे हैं। रिवर्स पलायन में पौड़ी जिला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो और इसको लिख लेना। पौड़ी जिले में पहले स्थान पर सबसे ज्यादा जो लोग रिवर्स पलायन हुआ है ना, वो कहाँ पे हुआ है, वो आपका यहाँ पे पौड़ी में हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसको याद रखना। दूसरे नंबर पे है अल्मोड़ा और तीसरे पे है टिहरी, तो इसको याद रख लो। पहले पे है आपका पौड़ी, ठीक है, दूसरे पे है आपका अल्मोड़ा जहाँ पे सबसे ज्यादा रिवर्स पलायन हुआ है, और इसके बाद तीसरे नंबर पे है आपका यहाँ पे टिहरी है। ठीक है, तो इन 3 जगह पे सबसे ज्यादा यहाँ पे रिवर्स पलायन हुआ है। क्लियर है। और अब यहाँ पे डेटा देखते हैं हम, 5 साल में गांव छोड़ लोगों ने किया था स्थायी पलायन। ठीक है, 28 कितने थे, 28,531 लोगों ने किया था स्थायी पलायन। ठीक है, ये एक डेटा है, इसको आप लोग याद रखते हैं ना, तो ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो प्रदेश में पिछले 5 साल के भीतर 77 विकास खंडों में 28,531 लोगों ने गांव छोड़कर स्थायी रूप से पलायन किया है।
देखो ऐसा नहीं है कि पलायन नहीं किया, पलायन हो रहा है, बट रिवर्स पलायन भी हो रहा है। रिवर्स देखिए कहाँ, जहां 6000 लोगों ने क्या कर रखा था, रिवर्स पलायन कर रखा है, वहीं 28000 लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ से चले गए हैं फिर भी। ठीक है, तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। तो लोगों ने गांव छोड़कर स्थायी रूप से पलायन किया है। अल्मोड़ा जिले में ऐसे लोगों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा लोग जो अभी भी बाहर गए हैं वो अल्मोड़ा से गए हैं। ठीक है, जबकि जो आपके 3 लाख लोग इतने हैं, इन लोगों ने स्थायी रूप से रोजगार, शिक्षा, अन्य सुविधाओं के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाकर बसे हैं। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे गांव में ही गए हैं, अपने गांव से, जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप अल्मोड़ा के गांव में है तो अल्मोड़ा से अल्मोड़ा आ गए होंगे, नैनीताल आ गए होंगे, हल्द्वानी में आ गए होंगे, तो इस टाइप से मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा जो मिला हुआ है, वर्ष 2011 से 2018 और 2018 से 2022 के बीच में स्थायी व अस्थायी पलायन का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 जो ये 4 साल थे, ठीक है, इन 4 सालों में इतने लोगों ने क्या किया था यहाँ पे, स्थायी व 28,531 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया था। जबकि 2011 से 2018 के बीच में ये डेटा ज्यादा था, जहाँ पे 3,83,726 लोगों ने अस्थायी व 11 यहाँ पे 1,18,981 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन यहाँ पे किया था। तो आपको याद रखना है, तो आयोग के आंकड़ों में स्पष्ट है कि अस्थायी पलायन करने वालों में कमी आई है, लेकिन स्थायी पलायन करने वालों में अभी भी क्या है, बढ़ोतरी देखी गई है। तो आपको यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाले में याद रखना है। ठीक है, रिवर्स पलायन याद रखना, सबसे ज्यादा पौड़ी में हुआ है, मतलब लोग जहां आ रहे हैं, फिर आपका अल्मोड़ा में, फिर आपका टिहरी में है। और ठीक है, और सबसे ज्यादा लोग छोड़ के जो गए हैं वो अल्मोड़ा से गए हैं। वह इतना याद रखना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को आप लोग यहाँ पे एक बार देख लेना, क्योंकि ज्यादा डिटेल में कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसके साथ ही ये एक डेटा दिया हुआ है, ये पूरा आपका 2018 से 2022 के बीच में स्थायी पलायन की स्थिति है। तो ये आपका लोगों की स्थिति दी हुई है, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उधम सिंह नगर देखिए सबसे कम उधम सिंह नगर से है, क्योंकि वहाँ के लोग बाहर जाते नहीं है, क्योंकि उनके पास रोजगार है, वहाँ पे चीजें है, कृषि है, सब कुछ यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोहन चंद्र को राष्ट्रीय जल संरक्षण सम्मान यहाँ पे मिला हुआ है, नाम याद रखना सीधे ही। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रसायन विज्ञान शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 याद रखना। उत्तरी क्षेत्र जो आपका नॉर्थ इंडिया है ना, इसके क्षेत्र में उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और पूरे भारत में नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, किया गया। उन्होंने पानी उगाओ अभियान के तहत बंजर खेतों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इस टैगलाइन को याद रखना, पानी बो और पानी उगाओ, क्योंकि ये देखिए पानी बोने की चीज नहीं होती है सिंपल, मतलब ये कंफ्यूज करने का देगा। पानी बोने का मतलब इनके द्वारा पानी को उजागर करो, मतलब ठीक है, और पानी उगाओ, और पानी को एक क्या करें, इनके जल स्रोतों को अच्छे समृद्ध करके वहां से क्या है, जो जल स्रोत सूख गए, जैसे नौले वगैरह जो सूख गए हैं, उनको फिर से सफाई वगैरह करके उसके आसपास पेड़ पौधे लगा के फिर से इन जल स्रोतों को क्या किया, इनके द्वारा उगाया गया, ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रसायन विज्ञान के हैं, इनको आपको याद रखना है, ये आपको इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी क्षेत्र में इनको सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे मिला हुआ है। इसके साथ ही आगे देखते हैं, आगे है आपका मोहनचंद्र कांडपाल ने पानी बो पानी उगा के बारे में जल संरक्षण की अनूठी मुहिम चलाई थी, और बंजर खेतों को आबाद करने और वर्षा जल को संचित करने के लिए छोटे तालाब बनाए, इनके द्वारा गधेरे बनाए, गधेरों को सुरक्षित किया गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, साथ ही मोहन कांडपाल ने महिलाओं को जागृत करने के मकसद से द्वाराहाट और भिकियानी सैन विकासखंड में 62 महिला मंगल दलों का गठन भी किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट मुहिम है। और इन गाँवों के चारों और 1 लाख से अधिक पौधों का रोपण। देखिए पानी जैसे कभी भी ना, आप जब आपके आसपास जब आप पेड़ पौधे लगाएंगे ना, आपके एरिया में ऑटोमेटिकली पानी वहां पे चीजें आने लगता है, उपज जाता है पानी नीचे से। ठीक है, तो जितने पेड़ पौधे लगाएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको हवा भी देगा, आपको पानी भी देगा। तो इनके द्वारा 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए, जिससे अब क्या होगा, इसके आसपास अगर कोई नौले धारे सूख गए होंगे तो पेड़ लगने से क्या होता है, उनमें फिर से थोड़ा बारिश होती है तो पानी वहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और पानी की समस्या से जूझ रही महिलाओं को खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 2012 में पानी बो पानी उगाओ अभियान यहाँ पे चलाया गया। ठीक है, पर्सनैलिटी का नाम याद रखना, मोहनचंद्र कांडपाल जी अल्मोड़ा से हैं। ठीक है, अगला है 28वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 में। तो 12 नवंबर को देहरादून में शुरू हुई थी 28वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का यहाँ पे समापन हो गया है। कहाँ पे हुआ, देहरादून में हुआ। 28वीं यहाँ पे क्या था, अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता है। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ में एक बार फिर खुद को साबित करते हुए मेडल तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ पे जीता कौन, टॉप रैंक पे कौन आया, छत्तीसगढ़ आया। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय था, पूरे भारत के लोग यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे क्या किया, एक बार पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर केरल रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना, पहले स्थान पे छत्तीसगढ़, दूसरे पे है आपका मध्य प्रदेश, तीसरे पे आपका केरल। तो 28वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट का समापन 74 गोल्ड के साथ छत्तीसगढ़ का दबदबा कायम रहा, और 21 गोल्ड जीतकर उत्तराखंड ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ पे किया है। ठीक है, उत्तराखंड कितने 21 गोल्ड हैं, तो उत्तराखंड का भी याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अगला है उत्तराखंड में कुक्कुट विकास नीति 2025। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफी न्यूज में भी है और यहाँ पे क्वेश्चन चांसेस है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ना ऐसे क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे पूछता है। तो प्रदेश में कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी मिल गई है और शासन के आदेश के साथ ही एसओपी भी जारी कर दी गई, जिसको मानक संचालन प्रक्रिया कहते हैं। साथ ही नीति के मुताबिक क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे डेटा याद रखना, तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 40% और मैदानी क्षेत्रों के लिए 30% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप कुक्कुट पालन के अंतर्गत कोई भी चीजें अगर करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको जो, अगर पहाड़ी क्षेत्रों में आप कर रहे हैं तो सरकार आपको 40% का अनुदान देगी और मैदानी क्षेत्रों में 30% का अनुदान यहाँ पे देगी। व्यावसायिक लेयर फार्म की स्थापना के लिए पर्वतीय क्षेत्र में 15,000 कुक्कुट पर अधिकतम 40 लाख और मैदानी क्षेत्रों में 30,000 कुक्कुट पर 54 लाख की सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जबकि ब्रायर पेरेंट फार्म की स्थापना के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 5,000 कुक्कुट पक्षी व 56 लाख और मैदानी क्षेत्रों में 10,000 कुक्कुट पर 63 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार यहाँ पे देगी। तो बड़े चीजों पे लार्ज स्केल आप शुरू करना चाहते हैं तो मंत्री जी के अनुसार क्या हुआ, पर्वतीय क्षेत्रों में फील्ड ट्रांसपोर्ट पर 10 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाला है, बट मेन आपको याद रखना है ये डेटा 30% और 40%। ठीक है, आगे देखते हैं पर्यावरण पुरस्कार 2025 की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो प्रसिद्ध पर्वतारोही एवं शिक्षाविद डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट के द्वारा 2025 के केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित किया। किसको दिया गया, ये दिया गया हर्षवंती बिष्ट को यहाँ पे दिया गया। इंपॉर्टेंट है जो आपका 2025 का अवार्ड है। ठीक है, तो केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने गंगोत्री क्षेत्र में भोजपत्र के लिए वनों को बचाने और भोजपत्र के नए वन विकसित करने के लिए उनके कार्यों के लिए सम्मानित यहाँ पे किया गया। किसके लिए किया गया है, भोजपत्रों का इनके संरक्षण किया गया, पेड़ पौधे लगाए, वनों को इनने उजागर किया, इसलिए इनको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये समिति है इसके चयन के अध्यक्ष है ओम प्रकाश भट्ट जी के द्वारा इनको अध्यक्षता में इनको ये सम्मान किया गया। ठीक है, इतना याद है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है इनको, के तहत एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और अंगवस्त्र दिए जाते हैं और नगद धनराशि इनको इसके में दी जाती है। ठीक है, और चंदी प्रसाद भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र की ओर से केदार घाटी के रामपुर फाटा में चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता रहे स्वर्गीय केदार सिंह रावत की याद में 2014 से यह पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जाता है, 2014 से पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार चयन समिति के सचिव मंगला कोटियाल ने बताया कि नंदा देवी शिखर पर आरोहण करने वाली पहली महिला को और अर्जुन पुरस्कार सम्मानित हर्षवंती बिष्ट को ये पर्यावरण के क्षेत्र में उच्च हिमालय के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 4 दशक से अधिक समय तक कार्य किया है इनके द्वारा, और भारतीय पर्वतारोहण संस्थान जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष भी यहाँ पे रही है, कौन सी, हर्षवंती बिष्ट। तो इनको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2014 से शुरुआत होती है और 2025 का दिया गया है, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को ये दिया गया है। ठीक है, क्लियर है, अब आपको चीजें याद हो रही होंगी, आपने इससे पहले पढ़ा भी होगा तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक भी, आपको 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर भारत में सबसे अधिक गजराज उत्तराखंड में है। गजराज जो हाथी की बात कर रहे हैं, तो उत्तर भारत में ना सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं कहाँ पे, ये उत्तराखंड में देखने को, जैसे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा टाइगर देखने को मिलते हैं ना, वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो भी आपको जिम कॉर्बेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 36वीं वार्षिक अनुसंधान संगोष्ठी के दौरान हाथी आकलन किया, जिसमें रिपोर्ट जारी की गई। डीएनए वेस्ट ऑफ इंडिया सिक्रोनाइज्ड एलिफेंट एस्टिमेशन लगाया गया। इसमें रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 22,446 हाथी होने का आकलन लगाया गया। ठीक है, जिसमें से सबसे अधिक जो हाथी हैं वो आपके कहां पर है, वो आपके कर्नाटका में है। उत्तर भारत में उत्तर भारत में सर्वाधिक और देश के 5वें नंबर पर सबसे अधिक गजरा उत्तराखंड देखने को मिले। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या था, उत्तर भारत में सबसे अधिक कहाँ पे देखने को मिले, वो उत्तराखंड में देखने को मिले, और पूरे भारत की बात करूंगा तो भारत में आपके कर्नाटका में देखने को मिले। ठीक है, तो उत्तर भारत में सर्वाधिक देश के 5वें नंबर पर, देखिए ओवरऑल बात करूंगा तो कर्नाटका, और नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो उसमें उत्तराखंड में, और ओवरऑल उत्तराखंड का रैंक क्या है, पूरे भारत में 5वीं रैंक है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कहा पहली रैंक में सबसे ज्यादा जो गज हाथी है वो कर्नाटका में है, कर्नाटक में है, और उत्तर भारत में, और इसी में दूसरे नंबर पे है आपका, मतलब दूसरा नहीं 5वें नंबर, 5वें है आपका उत्तराखंड। और ओवरऑल हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, उत्तराखंड नॉर्थ में, तो नॉर्थ में पहला स्थान है उत्तराखंड का। क्लियर है, ओवरऑल इंडिया में 5वें नंबर पे है उत्तराखंड, और नॉर्थ इंडिया में पहले नंबर पे है। क्लियर है ना, आगे देखते हैं। इससे पहले हाथी आकलन सत्र में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग भारत में 29,964 होने का आकलन किया गया था। ठीक है, और संस्थान की ओर से वैज्ञानिक विष्णुप्रिया ने बताया कि इस बार हाथी की संख्या का आकलन
डीएनए के आधार पर किया गया है। उनके जो मल होता है उसमें डीएनए की खोज की गई, उसके अकॉर्डिंग किया गया। यह एक तरीका सटीक है और पहली बार किया गया, ये भी याद रखना है। इस बार जो किया गया है डीएनए, उसका जो मल होता है हाथी का, उससे डीएनए लिया गया और वहां से पता किया गया है। ठीक है, पहले केवल ऑब्जर्वेशन जो होता था उसके माध्यम से यहाँ पे डेटा मिलता था। ठीक है, उससे क्या प्रॉपर, कभी क्या होता है जो कैमरा वगैरह होते थे ना, उसमें एक हाथी 2 बार भी काउंट हो सकता था। अब इस बार डीएनए तो अलग होगा सबका, डीएनए के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें हुई हैं। ठीक है, हाथी की आबादी के आकलन का काम 2022 से और 2023 में किया गया। नॉर्थ ईस्ट में 2024 में कार्य किया गया। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1200 तथा राजाजी में 300 प्लस हाथी पाए गए। तो ओवरऑल कह सकते हैं 1500 के आसपास। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, चमोली की पृतिका प्रतिष्ठित मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार में सम्मानित। तो चमोली की जो पृतिका है ना, इनको प्रतिष्ठित जो है मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है पृतिका रावत को महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान व बाल शिक्षा, युवा सहभागिता और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों के लिए उल्लेखित कार्य के लिए इनको यहाँ पे जो एक प्रतिष्ठित है मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार समय सेवक श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इनको दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार सेवा योजना के क्षेत्र में देश भर के श्रेष्ठ योगदानकर्ताओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों से एक माना जाता है। तो याद रखना, पृतिका रावत को ये दिया हुआ है। ठीक है, अगला है, देश के पहले 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। देखिए, जिसको नहीं पता है मैं बता दूं एक चीज आपको, पहले क्लियर कर लेते हैं इसको। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री का डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासाकी ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में, अभी क्वेश्चन ये बार पूछता है बहुत बार, ठीक है, ये संस्थान कहाँ है करके उत्तराखंड में। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपका रुड़की में है। एक प्रधानमंत्री, रुड़की में क्या किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देश के प्रथम 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि पीएमवाईजी के तहत 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण घर सरकार के विकसित भारत जो 47 टारगेट सरकार का दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 3D प्रिंटर क्या होता है ना, 3D प्रिंटर अलग अलग है, हम जैसे इसके ऊपर मैंने भी काम किया हुआ है। जो 3D प्रिंटर होता है ना, आपके पास एक मशीन होगी, आपके पास जो भी डिजाइन होगा, आप कंप्यूटर पे कैट पे डिजाइन करते हैं या किसी चीज जो भी सॉफ्टवेयर आपको आता है, तो कैट पे आप डिजाइन करते हैं। उसके बाद आपको जैसा शेप चाहिए ना, आपको पानी की प्लास्टिक की बोतल बनानी है, आपको घर कुछ भी बनाना है, तो उससे क्या होगा ना, 3D प्रिंटिंग क्या करेगा, जैसे आप कोड करेंगे, एंटर करेंगे, वो सीधे आपका जो वहाँ पे पीवीसी मटेरियल जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक चीजें वहां बननी शुरू हो जाएंगी। वो आपने डिजाइन कर रखा है और यहाँ वो क्या करेगा, सीधे कमांड करते ही सीधे वहां पे अपनी चीजों को क्या करेगा, काम करना शुरू कर देगा और चीजें आपको बना देगा। ठीक है, अब कभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कुछ चीजें डिजाइन कर रखी है, तो आपको कभी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। तो उसी के तर्ज पे पहली बार 3D कंक्रीट का, जिसमें मैंने तो प्लास्टिक से बता रहा हूँ मैं, प्लास्टिक जो पीवीसी मटेरियल वगैरह होता है, यहाँ पे कंक्रीट से भी प्रिंटेड ग्रामीण आवास का उद्घाटन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, रुड़की के अंतर्गत। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं, उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ। देखिए, इसको कल मैंने किया था, आज डिटेल में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की रेड राइस लेडी के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्री बधानी किसान और सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने विलुप्त हो रही लाल चावल की खेती, क्योंकि लाल चावल काफी इंपॉर्टेंट है, आपने अगर देखा होगा उत्तरकाशी के आसपास, चमोली के आसपास लाल चावल का फेमस है। ठीक है, और आपने अगर पहाड़ी खीर खाई है, जो खीर बनाते हैं, तो लाल चावल की खीर ना काफी अच्छी होती है। चावल मीठा टाइप का चावल होता है वो, और होने को तो इसको लाल चावल चाइना में काफी फेमस है, चाइना में लोग बहुत इसको चाव से खाते हैं। ठीक है, तो लाल चावल उत्तराखंड में होता है और इसकी खीर काफी स्वादिष्ट होती है। ठीक है, चावल तो होता ही होता है, भात तो अच्छा होता है, बट खीर भी काफी अच्छी होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने विलुप्त हो रही लाल चावल की खेती को पुनर्जीवित कर 800 से अधिक किसानों और 600 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। उत्तरकाशी जनपद की यमुना घाटी के नौगांव ब्लॉक के कोठियाल गांव निवासी स्वतंत्री बधानी, इनका नाम है। ठीक है, इनको याद रखना। बताया कि 2011 में लाल धान व मोटा अनाज के संरक्षण व संवर्धन का कार्य शुरू किया गया। हाल ही में लाल चावल पर काम को देखते हुए भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय की ओर से इन पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें उन्होंने रेड राइस लेडी का खिताब दिया गया और उनके कार्य की प्रशंसा यहाँ पे की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्री बधानी का नाम याद रखना है। इनके द्वारा जो महक क्रांति की तरह, जो महक क्रांति 2020-26 तक 36 तक है, तो उसका यहाँ पे इनको मिला हुआ है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है आपका उत्तराखंड के ट्रैक ऑफ द ईयर। तो उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए 3 प्रमुख ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। अब कौन कौन से हैं, इसमें हेरू चमोली की चिनाब घाटी, उत्तरकाशी का गुलाबी कांठा और पिथौरागढ़ का बनगटिया ग्लेशियर। ये ट्रैक सितंबर 2025 से
मार्च 2026 तक संचालित होंगे, जिनका उद्देश्य विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो विंटर टूरिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो चमोली चिनाब घाटी लगभग 12,998 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह घाटी अपनी अनछुई खूबसूरती और जैव विविधता के लिए काफी ज्यादा जानी मानी है। ठीक है, पहला। दूसरा है उत्तरकाशी में गुलाबी कांठा, तो ये 12,431 फीट पर स्थित है, जो मखमली बुग्याल और मनमोहक दृश्य के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है पिथौरागढ़ में बनकटिया ग्लेशियर, यह 11,811 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक रोमांचक ट्रैक है। ठीक है, तो तीनों को 2025-26 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। अगला है शैलेश मटियानी पुरस्कार 2025 की बात कर 24 की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रदेश के 16 शिक्षकों को आज, मतलब जब ये करंट अफेयर बना था, ठीक है, शिक्षक दिवस के मौके पर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, अभी आपको डायरेक्टली ये याद रखना है 2025 का ही मिल गया, कल मैंने करवा दिया था। ये 2024 का है, तो 16 लोगों को मिला था, इतना ही करो, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अब ये इतना पुराना पूछेगा भी नहीं, आपको पूछेगा तो ये डेटा पूछेगा, नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार पढ़ लेना, बाकी मुझे लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको एक बार रिकॉल करनी है, आपने ऑलरेडी 2 साल पहले करंट अफेयर पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर मंजू बाला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। तो देखिए, चंपावत जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चुरानी में ये अभी कार्यरत हैं। प्रधानाध्यापिका मंजू बाला को 5 सितंबर 2025 को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको क्या किया गया, यहाँ पे शिक्षक दिवस पर 2025 में सम्मानित किया गया। और इन्हें शिक्षा में त्रिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी, अंग्रेजी और कुमाऊनी, तो इनके द्वारा जो स्कूल है वहाँ पे, ठीक है, चंपावत जिले में ही है, तो यहाँ पे हिंदी में भी लोगों को पढ़ाई, मतलब अच्छा ज्ञान दिया गया, अंग्रेजी में भी और कुमाऊनी भी सिखाई गई, साथ साथ तीनों को एक त्रिभाषा संगम के रूप में इनको पढ़ाया गया। और तकनीकी और नवाचार का उपयोग कर ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा को आसान व प्रभावी बनाने के लिए ये प्रतिष्ठित सम्मान को दिया गया है। तो मंजू वाला याद रखना, चंपावत में ये कार्यरत है अभी प्राथमिक विद्यालय चुरानी में। ठीक है, डॉक्टर मंजू बाला के बारे में कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला है, डॉक्टर मंजू बाला उत्तराखंड की पहली महिला प्रधानाध्यापिका है जिन्हें यह राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान मिला है अभी। ठीक है, शिक्षा में नवाचार, उन्होंने बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने, स्मार्ट क्लासरूम और मातृभाषा आधारित शिक्षा का उपयोग किया और बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 125 साल पुरानी लॉर्ड कर्जन रोड का या ट्रेल का नाम बदलकर अब नंदा सुनंदा परिवर्तित कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा उत्तराखंड सरकार ने कुछ नाम चेंज किए थे, तो इसमें 125 साल पुरानी एक लॉर्ड कर्जन रोड थी जो, या इसको ट्रेल या ट्रेल रोड भी कहते थे, इसका नाम अभी हो गया है आपका नंदा सुनंदा परिपथ हो गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित 125 साल पुरानी लॉर्ड कर्जन रोड या ट्रेल का नाम बदलकर अब नंदा सुनंदा परिपथ या मार्ग कर दिया गया। इसको परिपथ कहो या मार्ग कहो, एक ही बात है। ठीक है, नंदा सुनंदा मार्ग या नंदा सुनंदा परिपथ। तो 200 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक ट्रैक जो 50 गांवों से गुजरता है, अब उत्तराखंड और गढ़वाल हिमालय की संरक्षक देवी नंदा सुनंदा के नाम पर जाना जाएगा। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक विरासत को खत्म कर सांस्कृतिक गौरव को स्थापित करना है। यह निर्णय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 26 दिसंबर 2025 को लिया गया था। ठीक है, आपको पता ही है बीजेपी सरकार जहां जहां है वहां पे नाम चेंज कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं, पर आपको याद रखना है यहाँ पे नंदा सुनंदा, आपको यहाँ पे याद रखना है इसका परिवर्तन करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये उत्तराखंड की जो देवी है, संरक्षक देवी है, उनके नाम पे रखा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ज्यादा इसमें डिस्कस करेंगे नहीं। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करूं तो यह मार्ग 1899 में तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा देखा और इस्तेमाल किया गया था, इसके नाम पे रख दिया गया था। नया नाम नंदा देवी शिखर, जो इस मार्ग को स्पष्ट दिखता है, से जुड़ी लोक परंपराओं के चलते इस नंदा सुनंदा पद परिकृत कर दिया गया है। देखिए, इससे क्या होता है ना, जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो आसपास के लोग होंगे भी, कोई जो वीडियो देख रहे होंगे, तो यहाँ से नंदा देवी शिखर दिखता है, ऐसा कहा जाता है, मैं तो गया नहीं हूँ अभी कभी। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका नाम कर दिया गया है नंदा सुनंदा परिपथ कर दिया गया, या मार्ग यहाँ पे इसको मार्ग भी कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। अगला है विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को शीर्ष विमानन सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, तो 29 जनवरी 2026 को विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान राज्य द्वारा विमानन अवसंरचना और संपर्क मजबूत करने के लिए सतत प्रयासों को मान्यता देता है। यह पुरस्कार बेगमपेट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो किंजरापू राममोहन नायडू और नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड को पहला स्थान, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो नीति आयोग की ओर से जारी किया जाता है, पहली क्वेश्चन यही बनेगा यहाँ पे। जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड ने छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त, किस कौन सी श्रेणी में, जो छोटे राज्यों की श्रेणी है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग इसको जारी करता है। ठीक है, मेन पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आपको नोट करना है। ठीक है, नीति आयोग जारी करता है, शॉर्ट नोट्स बनाने एकदम से, और कौन सा है, निर्यात तैयारी सूचकांक है, छोटे राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला हुआ है और देश भर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। यह उपलब्धि राज्य की निर्यातमुख नीतियों, बेहतर कारोबारी माहौल और
सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का परिणाम मानी जा रही है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात यानी सूचकांक 24 में इसका चौथा संस्करण जारी किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट वाले में, इसका कौन सा संस्करण था? जो चौथा संस्करण था इसका, जिसका जो आपका रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे शीर्ष पर रहा है। कौन सा रहा है? महाराष्ट्र यहाँ पे शीर्ष पर रहा है, जिसके बाद दूसरे पे आपका तमिलनाडु है, तीसरे पे गुजरात है। ठीक है, ये बड़े राज्य हैं और ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, यहाँ पे इकोनॉमी अच्छी है, इनकी जीएसडीपी काफी अच्छी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हर चीज़ से यहाँ पे रेवेन्यू इतना ज़्यादा आता है, चीज़ें बनती हैं बाहर। आपने भी देखा होगा जितने लोग जॉब करने जाते हैं गुजरात पे, तमिलनाडु पे, यहाँ इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली इनका निर्यात बढ़ेगा तो इनका रेवेन्यू अच्छा आएगा। और छोटे राज्यों में उत्तराखंड ने काफी अच्छा अपना इसको लिया है और पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। यह सूचकांक राज्यों के निर्यात, पारिस्थितिकी तंत्र, बुनियादी ढांचे, नीति और प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ऑब्वियसली बात है, इसके बाद भी ये डेटा यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। थोड़ा स्पीड अगर लग रही है वीडियो तो आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी कवर करना है, क्योंकि एग्जाम का टाइम कम है तो करंट अफेयर काफी ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज की है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के हिमालयी वनों में वैज्ञानिकों ने मशरूम की एक पहले अज्ञात प्रजाति की खोज की है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओक, ओक मतलब बलूत जो होता है, ठीक है, कि पेड़ों के नीचे पाई जाएगी नई प्रजाति भारत की कवक, जो फंगल होता है ना, इसको हम कवक कहते हैं। ठीक है, विविधता में एक नया अध्याय जोड़ती है और देश में हेमलिस्कियम वंश का यह पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है। शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड के ओक वनों में पाई गई गड्डेदार बीजाणुपण वाली मशरूम की एक नई प्रजाति की पहचान की है। ठीक है, ये याद रखना आप, 2022-23 के दौरान किए गए फील्ड अध्ययनों में यह खोज की गई है और भारत में ये वंश की जो इसे हेलिमिकम जो वंश की जो पहली है ना, इसकी पहली दर्ज यहाँ पे की गई उपस्थिति। ठीक है, ये याद रखना है। और ये मशरूम उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में, कहाँ पर है? बागेश्वर जिले के धाकुड़ी क्षेत्र में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका बागेश्वर जनपद का धाकुड़ी क्षेत्र है, 2600 मीटर की अधिक ऊंचाई पर पाया गया है। इसकी खोज मानसून के दौरान की जाने वाली मैग्रोफंगल सर्वेक्षण यात्राओं के दौरान हुई थी, जिसका उद्देश्य बड़े कौओं का दस्तावेजीकरण करना इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मिला हुआ है? बागेश्वर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस मनोज गुप्ता उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। ठीक है, अब देखिए जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने 10 जनवरी 2026 को यहाँ पे क्या किया गया है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और ये याद रखना है, ठीक है, 15वें नंबर आपको मेन याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आपको इसमें कुछ देख लेते हैं। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय, जो लॉ मिनिस्ट्री है उत्तराखंड की, सॉरी भारत की, तो उसकी ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। और नियुक्ति संबंधी, अब यहाँ पे आर्टिकल पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, कि अभी यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में आर्टिकल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आर्टिकल को एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि आर्टिकल का क्या सीन है यहाँ पे। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 217 है, ठीक है, इसकी धारा 1 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता का जन्म 9 अक्टूबर 1964 को हुआ था। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र जी सेनावृत्ति के बाद उनको ये पद संभाला है। इससे पहले कौन थे? जी नरेंद्र जी यहाँ पे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे यहाँ पे। ठीक है, और ये 15वें नंबर के बने हैं मनोज कुमार गुप्ता जी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, पतंजलि विश्वविद्यालय बना भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हरिद्वार में, उत्तराखंड के जो हरिद्वार जगह है, वहां पे पतंजलि विश्वविद्यालय है, सबको पता है। तो संस्कृति मंत्रालय की ओर से प्रमुख पहल एक ज्ञान भारतम मिशन, ये आपको याद रखना है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत, कभी कभी क्या होगा, जीबीएम लिख देगा आपको, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो जीबीएम मतलब ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर बन गया है। यह पहल उत्तराखंड डिजिटलीकरण और संस्थागत मेटरिंग के माध्यम से प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों को सुरक्षित करती है। पतंजलि यूनिवर्सिटी या सम्मान पाने वाली पहली योग आयुर्वेद आधारित यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन गई है। यह मान्यता उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित एक समारोह के दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव, पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति जो अनिलवान डैश हैं, तो इनको यहाँ पे ये दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे इनको एक एमआईयू साइन किया गया, जिसको हम मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जिसको हम समझौता ज्ञापन यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञान भारत में मिशन संरक्षण, अनुसंधान और प्रसार के माध्यम से भारत की बौद्धिक विरासत, विशेष रूप से पांडुलिपियों और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा यहाँ पे करता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको